वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 बजे की क्लास में राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान इतिहास के अंदर आज का टॉपिक रहेगा चौहान वंश। और चौहान वंश के अंदर अजमेर के और रणथंभौर के चौहानों की हम चर्चा करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि सांबर के चौहान और सांबर के चौहानों के बाद अजमेर पहुंच जाती है शाखा, और अजमेर के बाद पहुंच जाती है रणथंभौर शाखा पहुंच जाती है। तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, 6 बजे आपको टेस्ट दिया था, उसी की व्याख्या आपको 9 बजे मिलती है। आपके जो भी डाउट होते हैं वो यहाँ क्लियर हो जाते हैं और एक्स्ट्रा बातें आपको मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। नए जिले नया राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, सीरीज नंबर 4। सीरीज नंबर 4 के इतिहास का 5 नंबर ये टॉपिक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने। चौहान वंश के शासक आरंभ में किन के अधीनस्थ या सामंत थे? आपने एक वंश का नाम सुना होगा, वर्धन वंश सुना होगा। वर्धन वंश का एक ताकतवर शासक आया था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन एक ऐसा शासक जो 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत, यानी हम कहें कन्नौज पर राज करता है। और उस समय यानी 7वीं शताब्दी के अंदर कन्नौज सबसे समृद्ध क्षेत्र था उत्तर भारत का। हर प्रकार की सुविधा, ऐशो आराम, धन दौलत सब था। और जैसे ही हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद यहाँ इधर अपने राजस्थान के प्रतिहार, बंगाल के पाल और जो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट थे, ठीक है, उनके द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है। और हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत के जितने भी राजपूत थे वो सारे क्या थे? इनके सामंत थे। और हर्षवर्धन के सामंत उसमें चौहान, गुर्जर, प्रतिहार भी थे। गुर्जर प्रतिहार किसके सामंत थे? वर्धन वंश के। जबकि उसके बाद चौहान आए, ये चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे चौहान। चौहानों में एक शासक आया था गुवक। गुवक प्रथम एक अंतिम ऐसा था जो प्रतिहारों के सामंत होने के बाद स्वतंत्र हो गया था। तो आपसे पूछे कि चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार। कल का टॉपिक गुर्जर प्रतिहार ही था। इसकी मणोत नैन्सी ने टोटल 26 यानी 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से आपकी मुख्य है मंडोर, उज्जैन, कन्नौज, बड़ौच, ठीक है, राजभोर, मेड़ता, भीनमाल, ये प्रमुख थी। दूसरा प्रश्न देखो। इस चौहान शासक ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य राजपूतों का वध करवा दिया था। पुष्कर का मेला बड़ा रंगीन मेला होता है और कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अब की बार 14 से लेकर 27 नवंबर तक एक महीन, एक आकर्षक मेला भरा था यहाँ पे। कार्तिक पूर्णिमा को पूरे पुष्कर के झील के जो 52 घाटों पर रंगीन मेला आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला कहलाता है। तो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य राजपूतों का वध करवाया था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और तृतीय तो सबसे ताकतवर थे, सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि हुई थी। उससे पहले द्वितीय, प्रथम भी आए थे। तो पृथ्वीराज प्रथम ने वध करवा दिया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस चौहान शासक से राज्य के बाद भी उसके साथ अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किया था? देखो, एक चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज। कौन था? जयसिंह सिद्धराज ने किस चौहान शासक से राज्य के बाद भी, चौहान शासक था उस समय अर्णोराज। अर्णोराज या इन्हें हम कहें आनाजी, क्या कहें? आनाजी थे, के बाद उसके साथ अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर दिया था। ठीक है, 21 चौहान शासक से राज्य के बाद भी उसके साथ अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर दिया था अर्णोराज ने। इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहते थे? आनाजी। ठीक है, ये अर्णोराज ने एक तो पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्कर के अंदर अर्णोराज ने। इसने अर्णोराज एक 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माता, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। और इसका पुत्र था जगदेव। का पुत्र कौन था? जगदेव। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी, इसलिए जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता कहते हैं। अर्णोराज के बाद शासक आया था विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। और अजयराज ने 1113 में अजमेर शहर बसाया। अजमेर शहर बसाया था। पहले इन्हें सांबर के चौहान कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी। फिर ये अज्य राज आता है, अजमेर को शहर बनाता है और अजमेर को राजधानी बना देता है। यहाँ से ये अजमेर के चौहान हो जाते। विशलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सही कथन बताइए। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। बिल्कुल, इसने दिल्ली पर अधिकार किया था। इसके दरबार में सोमदेव भट्ट और नरपति नाला जैसे विद्वान रहते थे। हाँ। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सारे सही। देखो, इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको तुड़वाकर किसने तुड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने तुड़वा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दी? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। 16 खंभों पर स्थित है और अबू बकर इसके डिजाइन करता थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने इस सरस्वती नामक कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और 2.5 दिन का चौपड़ा बनवा दिया। कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में बना दिया। वर्तमान में यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का। सोमदेव और नरपति नाला जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? विशलदेव चौहान। अब 2 रचना है, मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ। एक तो है विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, ठीक है। और एक है एक तो सोमदेव भट्ट की है और एक नरपति नाला की 2 रचना है। एक तो है विशलदेव रासो, ठीक है। और एक रचना और है, मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो कौन सी है। कमेंट करके मुझे बताओगे सारे विद्यार्थी कि इनमें से एक रचना और है, वो कौन सी है। लास्ट में मैं आपको बता के जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 ईस्वी में महोबा को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है, जो आपको टॉपिक दिया जाता है। जैसे कल का टॉपिक रहेगा हड़ौती के और जालोर के चौहान, ठीक है। वो टॉपिक पढ़ के यहाँ, अब यहाँ ऐसे नहीं कि मैं 100% दे दूं एक एक लाइन से, यहाँ फिक्स 25 से 30% होंगे। आपको टॉपिक पढ़ के उनके उत्तर देने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में महोबा को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो पुंजन राय को नियुक्त किया था। देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1166 ईस्वी में, ठीक है। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। इनकी माता कौन थी? इनकी माता इनकी माता थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी क्या थी? माता थी। और बात करें इनके घोड़े का, तो इनका घोड़ा कौन सा था? नाट्य रंभा। इनका घोड़ा कौन सा था? नाट्य रंभा था। इन्होंने युद्ध किया था 1182 में महोबा का। कौन सा? महोबा का युद्ध लड़ा। महोबा का युद्ध लड़ा किसके साथ? महोबा का युद्ध लड़ा इन्होंने परमर्दी देव के साथ। चंदेल शासक थे परमर्दिर देव। परमर्दिर देव के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में जीत जाते हैं और इसके 2 सेनापति आला और उद्दल, आला व उद्दल वीर गति को प्राप्त होते हैं। पूछा जाता है आला और उद्दल का संबंध किस शासक से? परमर्दी देव से। कहाँ से? महोबा से। किसके साथ युद्ध लड़ा? पृथ्वीराज चौहान के साथ। वीर गति को प्राप्त होते हैं और वहां का महोबा को जीत कर पंजुन राय को क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्रशासक बनाते हैं। कंदम दास इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जब ये मात्र 11 वर्ष की आयु में 1177 में गद्दी पर बैठ जाते हैं तो इनकी माता इनकी संरक्षिका होती है और प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? कंदम दास के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। दयानक, वागेश्वर, जनार्दन, आसादर, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ जैसे विद्वान किस चौहान शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? एक साथ कितने नाम आ गए आपके सामने? दयानक भट्ट, वागेश्वर, जनार्दन, आसादर, पृथ्वी भट्ट जिसे चंद्रबरदाई भी कहा जाता है, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ जैसे विद्वान किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
इतने प्रकार के कवि थे, इतना ताकतवर था, आसपास के सब पड़ोसियों को इसने हरा रखा था, इतना ताकतवर था, अंतिम हिंदू राजा था ये। इसे कौन सी उपाधि प्राप्त है? कवि बांधव की, कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है, ध्यान रखना। किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट ने दी थी। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पे कवि बांधव इसको नहीं कहते भी, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। कवि बांधव है, विग्रहराज इसकी उपाधि है। कवि बांधव किसकी उपाधि है? विग्रहराज चतुर्थ की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो उपाधि है वो है दलपुंगल और राय पिथोरा। दलपुंगल और राय पिथोरा, ये दो उपाधियां किसको प्राप्ति? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। जबकि कवि बांधव कवियों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। कानड़ देव जालोर के शासक थे। हमीर देव चौहान अपने हट और शरणागतों के रक्षक रणथंभौर के। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधव। और ये उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट ने उपाधि दी। जयानक भट्ट ने उपाधि दी थी कवि बांधव की। ठीक है, कवि बांधव की जो उपाधि है वो विग्रहराज चतुर्थ को किसने दी थी? जयानक भट्ट। क्योंकि कवियों का आश्रयदाता था, खुद कवि था। इसने एक ग्रंथ, एक नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम था हरि केली। नाटक का नाम क्या था? हरि केली। हरि केली नाटक था। और किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत। कहते हैं कि जब विग्रहराज चतुर्थ ने वो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी तो उस संस्कृत पाठशाला के जो दीवारों पर कुछ पंक्तियां इस हरिकेली नाटक की भी लिखवाई गई थी। ठीक, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? समकालीन शासक यानी 1177 में वो गद्दी पर बैठा और 1192 तक, त्राइन के द्वितीय युद्ध तक उसकी कहानी मानी जाती है। त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तो उसके समय गहड़वाल शासक जयचंद्र था, जिसकी पुत्री शियोंगिता से उसने विवाह किया था। गुजरात का चालुक्य नरेश भीम द्वितीय था, जो आबू की राजकुमारी इंछनी से शादी करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कर लेता है। और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी था, जिसके साथ दो युद्ध लड़े। कौन कौन से? एक तो 1191 का त्राइन का प्रथम युद्ध और एक 1191 का त्राइन का, यानी 1191 का त्राइन का प्रथम युद्ध और 1192 का त्राइन का द्वितीय युद्ध। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश, ये इसके समकालीन नहीं था। इसके समकालीन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये इल्तुतमिश आया था 1210 में आया था और 1236 तक रहा था। ठीक है, क्योंकि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था 1206 से लेकर 1210 गुलाम वंश स्टार्ट हो जाता है। फिर 1210 से 1236 इल्तुतमिश और 1236 से 1240 वो आता है रजिया सुल्तान आती है। या आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो तो सुल्तान इल्तुतमिश इसके समय नहीं था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। पहला ही असत्य है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से बताया गया। इसे अग्निकुंड से बताया गया है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका? चंद्रबरदाई का। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि आबू पर्वत पर गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया, उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। कितनी? 4 जातियां। तो अग्निकुंड से 4 जातियां कौन कौन सी है? ये फिक्स ध्यान रखना, पेपर में आती है। एक है परमार, एक है प्रतिहार, एक है चालुक्य और एक है चौहान। ये चारों जातियां, चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं, ध्यान रखना, सोलंकी। तो 4 जातियां किससे उत्पन्न हुई थी? अग्निकुंड से। तो चंद्रवंशी नहीं बताया गया, अग्निवंशीय बताया गया। जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना जाता है और राजपूतों को ये सक्सिथियन मानते हैं। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है?
बिजोलिया। ये बिजोलिया लेख 1170 में उत्कीर्ण हुआ था। गुणभद्र ने उत्कीर्ण किया था और सोमेश्वर चौहान जब शासक थे उस समय की ये बात है, संस्कृत भाषा में, और चौहानों की खास करके जानकारी मिलती है यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का सुल्तान बनता है, खिलजी वंश का। इसने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान को हराया था और इसकी पत्नी रंग देवी ने जल जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ पर इसने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। वो रावल रतन सिंह को हराया था और इसकी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा के कारण यहाँ पद्मिनी जोहर करती है और इसको जीता था। और इसने जालोर पर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। कानड़ देव शासक थे, पत्नी जेतल देव ने यहाँ जोहर किया था। जबकि अजमेर पर इसने आक्रमण नहीं किया, तो सर्वप्रथम रणथंभौर पर यहाँ जोहर करने वाली यानी जल जोहर किया था रंग देवी ने, यहाँ किया था पद्मिनी ने। और इसको तो ये प्राप्त करना चाहता था लेकिन फिर भी ये प्राप्त नहीं कर पाया, और यहाँ थी जेतल दे। जेतल दे। इससे बीच में एक और आ जाता है सिवाना, और याद रखना, याद रखना है सिवाना दुर्ग का साका। ये हुआ 1308। पत्नी चित्तल देव चौहान की पत्नी थी मेणादे, उसके द्वारा जोहर किया गया। तो ये टोटल याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी, बस नाम से पता लग रहा है, अलाउद्दीन खिलजी एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी AK-47 जिस साइड करके राजस्थान में चली उसने तबाही तबाही मचाई थी। इतना खतरनाक था अलाउद्दीन खिलजी। राजपूतों को आप पूरे सुल्तान दिल्ली सल्तनत आई थी कब से लेकर 1206 से लेकर 1526 का रिकॉर्ड देख लो दिल्ली सल्तनत का। इतने काल में ये खतरनाक सुल्तान था जिसने राजस्थान के राजपूतों को हराया था। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी। आक्रमण जरूर हुए थे लेकिन ये बात नहीं थी जो अलाउद्दीन खिलजी की। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा था। ये विग्रह राज चतुर्थ इतिहास में बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नाम से बिसल देव है। और इसका जो काल माना जाता है, इसका जो काल माना जाता है वो लगभग 1153 से 1164, कोई क्लियर नहीं है यहाँ, मतलब 5-7-10 साल ये राज करता है। और इसने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा। इसे कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है। अब 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि अजमेर के चौहानों का सबसे ताकतवर शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन आपसे पूछे अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल पूछे तो इसके काल को कहा जाता, इसके विग्रह राज चतुर्थ। इसने लिखा हरिकेली नाटक, कवि बांधव की उपाधि प्राप्त, और दिल्ली के तोमरों को हराकर अधिकार करने वाला पहला शासक ये बिसल देव था। सोमदेव और नरपति नालय इसके दरबारी थे, ठीक है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था बिसल देव रासो और ललित विग्रह राज। मैंने कमेंट में आपको कहने के लिए बताया था 2 ग्रंथ लिखे, एक तो ललित विग्रह राज, अब एक और बता दो, फिर लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। और बिसल देव रासो किस किस के ग्रंथ है बताओ फटाफट। पढ़ा है ना आपने? अगर जी जान से जिस विद्यार्थी ने अजमेर के चौहानों को पढ़ा है, रणथंभौर के चौहानों को, वो तो कमेंट में जवाब देगा, रोज पढ़ेगा और नौकरी लगेगा। कंटिन्यू साथ साथ में पढ़ेगा, टेस्ट देगा और मन लगा के योजनाबद्ध तरीके से पढ़ेगा, वो तो नौकरी लगने के ही पूरे हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि बस टाइम पास करना है, तो देख लो आपके साथ भी टाइम पास ही होगा। तो दोनों के बताना है। ललित विग्रह राज किसने लिखा? विसल देवरासो। हिंट दे रहा हूँ, 2 कवि, एक सोमदेव और एक नरपति नाल। आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ दोनों के जवाब दे देना। निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा करवाए जाने का और चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख मिलता है? तो किससे? हर्षनाथ प्रशस्ति से, हर्षनाथ है प्रशस्ति से मिलता है। तो ये अल्लट था ना, अल्लट, ये पृथ्वीराज प्रथम के दरबार में था, सामंत था उसका, पृथ्वीराज प्रथम का सामंत था। अल्लट द्वारा करवाए जाने का उल्लेख मिलता है, अल्लट, या ठीक है अल्लट इसको कहते हैं। इस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहते हैं। तो वो काल है विसल देव या विग्रह राज चतुर्थ। नॉर्मल मैंने बता दिया। अजय राज जिसने अजमेर शहर बसाया 1113 में। अर्णोराज जिसने आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 में। और बिसल देव जिसने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम ताकतवर शासक था, त्राइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी से लड़ता है। और ये पुस्तक जो 10 दिसंबर को बाजार में उपलब्ध हो रही है अभी,
करंट अफेयर्स की है स्पेशल ऑब्जेक्टिव राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023, लास्ट पूरा विधानसभा चुनाव का डाटा, कहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़े, कितनी महिला प्रतिशत थी, पुरुष प्रतिशत वगैरह, पूरा डाटा आपको आर्थिक समीक्षा, योजना, पुरस्कार, खेल, बोर्ड, समितियां, विधेयक जो भी पारित हुआ सब इसके अंदर मिलेगा। तो जरूर तैयार रहना। 10 दिसंबर को ऑफलाइन और ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ हमारी डाक सेवा होती है, वो नंबर मैं आपको बता दूंगा, डाक सेवा, उसी नंबर पे करके उस पे एड्रेस देना है, आपको मिलेगी। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान, क्यों कहते हैं शाकंभरी यानी सांबर, शुरुआत इनकी कहाँ से होती है? सांबर से होती है, सांबर से होती है 551 ईस्वी में, 551 में इसकी शुरुआत होती है। और किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और ये जानकारी मिलती है बिजोलिया प्रशस्ति से। कहाँ से? बिजोलिया प्रशस्ति से मिलती है। ये बिजोलिया प्रशस्ति 1170 ईस्वी में रची गई थी। और इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे गुणभद्र। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा का पूरा चौहान साम्राज्य सबसे ज्यादा यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछे इसके स्थापनाकर्ता, स्थापनाकर्ता वो थे जैन ऋषि लोलाक, जैन ऋषि लोलाक के द्वारा इसको स्थापित किया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न यह आता है कि ये किस भाषा में था? ये किस भाषा में था? बिजोलिया प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में, इस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और जब ये रचा गया, जब ये स्थापित किया गया, उस समय शासक कौन थे? सोमेश्वर चौहान। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। कौन थे ये? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ, अब अंदाजा लगाओ कि विशल देव रासो ने इस पे आक्रमण किया था सबसे पहले और इसको जीत लिया था। तैमूर जो क्षेत्र है उसको, इस क्षेत्र को क्या कर लिया था? जीत लिया था। और इस पर अधिकार करके विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ उत्कीर्ण करवाया। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को। ठीक है, मीर मोहम्मद शाह थे ये। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? इसने बगावत कर दी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम, इससे थोड़े से प्रेम संबंध बढ़ गए थे, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी इसको मारना चाहता था। तो ये भागकर कहाँ चला गया? हमीर के पास चला गया। और हमीर ने, जब ये सिस्टम होता था राजा महाराजों का कि अगर कोई शत्रु का कोई विद्रोही आ जाता था तो उसे शरण दे देते थे, तो हमीर ने इसको शरण दे दी और कसम दे दी, इसको वचन दे दिया, बोले मेरा परिवार उजड़ जाए, मेरा साम्राज्य उजड़ जाए, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हट पकड़ लिया उसने और शरण दे दी। इसलिए इसको कहते हैं शरणागतों का रक्षक, शरणागतों का रक्षक कहा जाता है हमीर को। और इस कारण 1301 ईस्वी का युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। 1301 में रणथंभौर को जीता, 1311 में जालोर को जीता, 1303 में चित्तौड़ को जीता, 1308 में सिवाना को जीता। उत्तर बताओगे? सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में स आएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चौहान आरंभे गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये गुवक प्रथम था। और ये प्रश्न 2018 के एक उद्योग प्रसार अधिकारी पेपर में भी आया था कि गुवक प्रथम का संबंध किस वंश से है? चौहान वंश। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? याद होगा 1301 का साका अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था, लेकिन जो सेनानायक के रूप में नेतृत्व किया था वो उलुग खां ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि नुसरत खां की क्या हो गई थी? मृत्यु। पहले क्या है? नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी और बच गए थे उलुग खां। ठीक है, इस वजह से। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस किले पर की गई विजय के बारे में मीर खुसरो ने लिखा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? तो ये बात रणथंभौर का साका 1301 ईस्वी, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका हुआ था। अमीर खुसरो कहते हैं कि इस युद्ध में साथ में थे। और रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा? अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या कहा?
और कहते हैं कि अबुल फजल ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये एक गिरी दुर्ग है, ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये एर्ण दुर्ग की श्रेणी में आता है। इतना खतरनाक दुर्ग था ये, यानी लगभग 7 से 8 पहाड़ियों में घिरा हुआ। और अबुल फजल कहता है कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। और जब इस युद्ध को जीत लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया, और तब अबुल फजल ने कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यानी आज धर्म विरोधी जो दुर्ग था, आज वो मुस्लिम, यानी हिंदुओं का जो दुर्ग था वो मुस्लिम धर्म परिवर्तन हो गया। ये बात कही थी। 1300 से 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? ये प्रश्न आते हैं, देखो। जब 1300, लगभग ये 1300 के बाद 1299 के आसपास की बात है, लास्ट दिसंबर, और 1301 के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की दो सैनिक थे, नुसरत खां और उल्लू खां, दोनों ने आक्रमण किया, तो उसमें नुसरत खां मारा गया। लेकिन एक नुकसान ये भी हुआ कि हमीर के भी सेनापति मारे गए थे। हमीर के सेनापति मारे गए थे, वो मारा गया था। दो सेनापति थे, भीम सिंह और एक धर्म सिंह। दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, तो दोनों में से एक एक मारा गया। इधर से तो नुसरत खां मारा गया और इधर से भीम सिंह मारा गया। दोनों के एक सेनापति मारे गए थे, ये ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर रानी रंग देवी ने किया। रंग देवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? तो हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान ये वही था जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध, रणथंभौर की आन शान बान का प्रतीक और शरणागतों का रक्षक। और इसके बारे में मैं बहुत बार आपको बताता हूँ। इसके बारे में पंक्ति क्या कहते हैं? इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फलति के बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ऐसा शासक था ये। ठीक है, इसने रणथंभौर में 32 खंभों की, जिसे अपने पिता की याद में न्याय की छतरी के रूप में जाना जाता है, वो बनवाई थी। ये वही पहला, ये राजस्थान का पहला साका कहते हैं इसको, 1301 में, और वही जल जोहर हुआ था। ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मैं भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन खिलजी के उक्त कथन राजपुताना में किस दुर्ग पर आक्रमण के समय थे? देखो, ये जलालुद्दीन खिलजी है, ये 1290 से 1296 तक दिल्ली सुल्तान बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। लेकिन ये बार बार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, कभी जीत नहीं पाता, और लास्ट में निराश हताश होकर कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझ। अमीर देव ने किन मंगोल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी? तो वही, एक तो मोहम्मद शाह था और एक के बरू था। तो ए और बै इसका उत्तर हो जाएगा, ए और बै। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में। आपसे पूछे कब आए? 1192 में। कौन सा वर्ष था? 1192। किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ। एक बार मोहम्मद गोरी तराइन का प्रथम युद्ध हार जाता है, उसके बाद जब दोबारा आता है तो ये उनके साथ आते हैं, और अपने राजस्थान के अंदर अजमेर को ये अपनी कर्मस्थली बनाते हैं और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इसीलिए तो हम अजमेर को मक्का मदीना कहते हैं। तो ये थे संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उस समय राज था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है, तो ये थी क्लास आज की। और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। उसके अंदर राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज को आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लो। पूरे 1 वर्ष की वैलिडिटी है इसकी, मात्र 200 रुपये में। डेली शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है, संडे को छोड़कर। या सीरीज उसके अंदर पीडीएफ में दे रखा है कि आज टेस्ट है कि नहीं है, मतलब डे बाई डे दे रखा है। तो पूरा भूगोल, इतिहास, राजनीति, कला, संस्कृति के आपको टॉपिक मिलेंगे। एक बार पूरा होने के बाद दोबारा, यानी 1 साल तक निरंतर टेस्ट मिलने वाली है टेस्ट सीरीज है। 6 बजे टेस्ट, और पूरी कोशिश होती है 9 बजे इसकी यहाँ व्याख्या मिलती है, नहीं तो वहाँ टेस्ट मिलता ही मिलता है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इस प्रकार निरंतर आप बने रहोगे तो राजस्थान जीके मजबूत होगा। सुबह करंट की क्लास आप लेते हो, आपको दिक्कत नहीं है, तो करंट राजस्थान जीके जिस विद्यार्थी का मजबूत है, राजस्थान में रहने वाला, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाकी चीज़ें आप कभी भी पढ़ सकते हो। ये 2 अनवरत चलने वाली चीज़ें हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।